नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। जी नमस्ते। हम गोता लगा रहे हैं आयुर्वेद के ज्ञान सागर में। ये वो ज्ञान है जो हजारों सालों से आप समझिए स्वास्थ्य और लंबी उम्र का रास्ता दिखाता आया है। तो हमारा आज का मकसद क्या है? इस पहले अध्याय के जरिए आयुर्वेद के जो एकदम बुनियादी सिद्धांत हैं उन्हें खंगालना। जी आयुर्वेद आखिर कहता क्या है, इसके हिसाब से जीवन क्या है, स्वास्थ्य क्या है, यहाँ तक कि बीमारी का मतलब क्या है। और सबसे जरूरी सवाल, लंबी स्वस्थ आयु का वो राज क्या है? ये सवाल तो हमेशा से रहा है। ये सोचना ही मतलब कितना कमाल का लगता है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए कितनी गहराई से सोचा होगा। हाँ बिल्कुल। चरक संहिता का ये पहला अध्याय ऐसा लगता है जैसे उसी ज्ञान यात्रा का पहला पड़ाव है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खजाना छिपा है। जरूर। तो शुरुआत होती है इस ज्ञान की परंपरा से, है ना। नोट्स में लिखा है कि ये ज्ञान ब्रह्मा से चला, दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, इंद्र और फिर महर्षि भारद्वाज तक पहुंचा। जी हाँ, ये परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। भारद्वाज ने फिर इसे आत्रेय, पुनर्वसु और अन्य ऋषियों को दिया। हाँ, और आत्रेय पुनर्वसु के वो 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल। जी, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणी। इनमें अग्निवेश ने सबसे पहले इसे लिखा, मतलब एक व्यवस्थित रूप दिया। अच्छा। और वही आगे चलकर चरक और फिर दृढ़बल, उन्होंने इसे संवारा और तब ये चरक संहिता बनी। तो ये समझना जरूरी है कि ये किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है, ये एक पूरी परंपरा है, एक धारा है। सही कहा। और इस ज्ञान की जरूरत क्यों महसूस हुई, मतलब कोई खास वजह थी? हाँ, एक बहुत अहम घटना का जिक्र आता है। हिमालय में कई ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे। अच्छा। उन्होंने ये महसूस किया कि समाज में बीमारियां बढ़ रही हैं। और ये बीमारियां सिर्फ शरीर को कष्ट नहीं दे रही थी, बल्कि जो जीवन के असल उद्देश्य हैं, पुरुषार्थ जिन्हें कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनको पाने में भी रुकावट बन रही थी। अच्छा, तो ये सिर्फ शारीरिक कष्ट की बात नहीं थी? नहीं, ये गहरी चिंता थी। इसी चिंता ने उन्हें प्रेरित किया कि भाई लंबी और सेहतमंद जिंदगी का कोई उपाय खोजना पड़ेगा। तो मतलब ये एक तरह से समाज और मानवता के कल्याण की चिंता थी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य से बढ़कर। बिल्कुल, ये एक सामूहिक चेतना थी, कह सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आयुर्वेद स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी का न होना नहीं मानता। हाँ। वो इसे जीवन के जो बड़े लक्ष्य हैं उनको साधने का एक जरूरी साधन मानता है। स्वस्थ शरीर और मन के बिना ये पुरुषार्थ कैसे पूरे होंगे? सही बात है। इसीलिए वो 3 ऐषणाएं यानी इच्छाएं भी बताई हैं। प्राण की इच्छा, धन यानी साधनों की इच्छा धनेषणा, और अच्छे परलोक की इच्छा परलोकैषणा। और इन सब का आधार तो स्वस्थ जीवन ही है। इसीलिए शायद आयुर्वेद का वो प्रयोजन बताया गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जी हाँ, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और रोगी के रोग को दूर करना, दोनों ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद को परिभाषित कैसे किया गया है, मतलब व्हाट इज आयुर्वेदा? देखिए, इसकी परिभाषा ही इसके बड़े नजरिए को दिखाती है। आयुर्वेद वो विज्ञान है जिसमें हितायु, हाँ, यानी ऐसा जीवन जो समाज और खुद के लिए फायदेमंद हो। फिर अहितायु जो नुकसानदायक जीवन है, सुखायु यानी शारीरिक और मानसिक रूप से सुखी जीवन, और दुखायु यानी कष्ट वाला जीवन। अच्छा, 4 तरह के जीवन। जी, और साथ में ये भी बताता है कि आयु के लिए क्या अच्छा है, पथ्य, क्या बुरा है, अपथ्य, आयु कितनी लंबी हो सकती है, प्रमाण, और आयु का असल स्वरूप क्या है। और ये आयु खुद क्या है? क्या ये सिर्फ साल गिनना है? नहीं, यही तो आयुर्वेद की गहराई है। आयु को शरीर, इंद्रिय, मन, जिसे यहाँ सत्व कहा है, और आत्मा, इन चारों के संयोग के रूप में बताया गया है। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग। हाँ, मतलब आयुर्वेद सिर्फ फिजिकल बॉडी तक सीमित नहीं है, ये जीवन को उसकी पूरी टोटालिटी में देखता है। शारीरिक, इंद्रिय का स्तर, मानसिक स्तर और आत्मिक स्तर, ये सच में जीवन का विज्ञान है। ये परिभाषा तो अपने आप में बहुत ही व्यापक है, बहुत होलिस्टिक है। तो इस जीवन विज्ञान को समझने के लिए इसके मूल सिद्धांत क्या हैं? नोट्स में षड पदार्थों का जिक्र है, 6 मूल तत्व। हाँ, ये षड पदार्थ जो है वो आयुर्वेद के, आप समझिए, फाउंडेशन है। इन्हीं के जरिए सृष्टि को, शरीर को और चिकित्सा को समझा जाता है। कौन कौन से हैं ये? ये है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। इसमें ये जो सामान्य और विशेष का सिद्धांत है, इससे तो चिकित्सा का आधार बताया गया है। ये क्या है, थोड़ा और समझाएंगी? हाँ जरूर। सामान्य का मतलब है समानता, एक जैसा होना। सिद्धांत है सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। अच्छा। यानी एक जैसी चीजें हमेशा अपने जैसे गुणों या भावों को बढ़ाती हैं।
जैसे आप दूध पिएंगे तो शरीर में दूध जैसे गुण मतलब स्निग्धता, पोषण वो बढ़ेगा। या जैसे मांस खाने से शरीर की मांस धातु बढ़ती है। ठीक है। और विशेष फिर इसका उल्टा हुआ घटाता है। उदाहरण के तौर पर? जैसे मान लीजिए शरीर में भारीपन है, वजन ज्यादा है, मेद बढ़ा हुआ है, तो व्यायाम करने से वो कम होगा। क्यों? क्योंकि व्यायाम में गति है, रूखापन है, जो मेद के भारी और चिकने गुणों के विपरीत हैं, विशेष हैं। अच्छा। और यही सामान्य विशेष का सिद्धांत आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा का आधार है। शरीर में जो दोष, धातु या मल बढ़ गए हैं, उन्हें कम करने के लिए उल्टे विशेष गुणों वाली दवा या खाना दिया जाता है। और जो कम हो गए हैं? हाँ, और जो कम हो गए हैं उन्हें बढ़ाने के लिए समान गुणों वाली चीजें इस्तेमाल होती हैं। ये तो बहुत लॉजिकल लगता है, मतलब बैलेंस बनाने का सिद्धांत है ये। बिल्कुल। अब बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य मतलब वो पदार्थ या सब्सटेंस जिसमें गुण और कर्म रहते हैं। आयुर्वेद में 9 कारण द्रव्य माने गए हैं जो सृष्टि के मूल हैं। 9? कौन से? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इनके साथ काल, समय, दिक्, दिशा, आत्मा और मन। इन्हीं से सारे कार्य द्रव्य बनते हैं। कार्य द्रव्य मतलब वो सारी चीजें जिनका हम अनुभव करते हैं या जिन्हें हम दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये मोटे तौर पर 2 तरह के हैं, चेतन जैसे इंसान, जानवर, और अचेतन जैसे पेड़ पौधे, खनिज वगैरह। ठीक है। और बाकी 3 पदार्थ गुण, कर्म और समवाय, ये द्रव्य से कैसे जुड़े? देखिए, गुण तो हैं द्रव्यों की प्रॉपर्टीज, उनकी विशेषताएं। जैसे कोई चीज भारी है, गुरु, या हल्की, लघु, ठंडी है, शीत, या गर्म, उष्ण, चिकनी है, स्निग्ध या रूखी। इन्हीं गुणों से द्रव्य का असर पता चलता है। और कर्म? कर्म का मतलब है क्रिया, एक्शन, जैसे चलना फिरना या किसी दवा का शरीर में जाकर कोई खास काम करना। और समवाय, ये शब्द थोड़ा सा मुश्किल लगता है सुनने में। समवाय को आप एक ऐसा रिश्ता समझिए जो कभी टूटता नहीं, हमेशा साथ रहता है, इनसेपरेबल रिलेशन। अच्छा। ये वो संबंध है जिससे गुण और कर्म हमेशा अपने द्रव्य में ही रहते हैं, उनसे अलग नहीं हो सकते। जैसे आग से उसकी गर्मी या रोशनी को आप अलग नहीं कर सकते ना। हाँ, नहीं कर सकते। वो आग में समवाय संबंध से रहते हैं। इसी तरह हर द्रव्य के गुण और कर्म उसमें समवाय संबंध से ही रहते हैं। इन 6 पदार्थों को समझकर ही आयुर्वेद शरीर और रोगों की पहेली को सुलझाता है। ये तो बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हुए। तो इन मूल सिद्धांतों को समझने के बाद अब सवाल आता है कि सेहत बनती कैसे है और रोग होते क्यों हैं? स्रोत इसके मूल कारण के बारे में क्या कहते हैं? आयुर्वेद का नजरिया यहाँ बहुत ही साफ और यूनिक है। वो मानता है कि हमारी सेहत और बीमारी का जो मूल कारण है वो 3 चीजों के साथ हमारे रिश्ते पर निर्भर करता है। 3 चीजें कौन सी? काल यानी समय, बुद्धि यानी हमारी समझ, हमारा विवेक, फैसला लेने की क्षमता, और इंद्रियार्थ यानी हमारी इंद्रियों के विषय जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं और छूते हैं। क्या बात है! काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इनका सेहत और रोग से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि जब हम इन तीनों का सम्यक योग करते हैं, यानी संतुलित, सही और उचित इस्तेमाल, तो सेहत बनी रहती है। अच्छा। लेकिन जब इनका मिथ्या योग होता है, यानी गलत या बिगड़ा हुआ इस्तेमाल, या फिर अयोग यानी बिल्कुल इस्तेमाल न करना, या फिर अतियोग यानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, तो वही रोगों का कारण बन जाता है। इसे कुछ उदाहरणों से समझना चाहेंगे? जैसे बुद्धि का मिथ्या योग या अति योग, ये रोग कैसे पैदा कर सकता है? देखिए, बुद्धि का सही इस्तेमाल सम्यक योग है, सही गलत, अच्छा बुरा पहचान कर ठीक फैसला लेना। हाँ। लेकिन जब हम जानते हुए भी गलत फैसला लेते हैं, जैसे पता है कि सिगरेट पीना खराब है फिर भी पी रहे हैं, ये बुद्धि का मिथ्या योग है। हाँ। या अपनी क्षमता से ज्यादा काम का बोझ उठा लेना, बिना सोचे समझे कोई खतरनाक काम कर बैठना, ये भी बुद्धि का मिथ्या योग या अति योग हो सकता है। और इससे मानसिक तनाव से लेकर शारीरिक बीमारियां तक हो सकती हैं। और अयोग, बुद्धि का अयोग? हाँ, जैसे सही फैसला लेने से हिचकाना या मौकों का फायदा ना उठा पाना, एक तरह से ये बुद्धि का अयोग कहा जा सकता है। समझ गया। और इंद्रियों के विषयों का अतियोग, ये तो आजकल बहुत रिलेटेबल लगता है। बिल्कुल, आज के जमाने में तो ये बहुत आसानी से समझ आता है। जैसे बहुत ज्यादा तेज आवाज में गाने सुनना, ये शब्द का अतियोग है, कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, बिल्कुल। घंटों तक स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखना, ये रूप का अतियोग है, आंखों में दिक्कतें पैदा कर सकता है। सही। बहुत ज्यादा या गलत चीजें खाना पीना, ये रस और गंध का मिथ्या योग या अतियोग है, पाचन से लेकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी कितनी ही परेशानियां खड़ी कर सकता है। और इसी तरह इंद्रियों का बिल्कुल इस्तेमाल न करना,
अयोग, जैसे एकदम अकेले पड़ जाना, समाज से कट जाना, जरूरी सेंसरी इनपुट न मिलना, ये भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो मतलब मूल बात यह है कि समय के साथ हमारा तालमेल, हमारे फैसले और हमारी इंद्रियों का बैलेंस्ड इस्तेमाल, यही तिकड़ी हमारी सेहत की चाबी है। जी। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो रोग शरीर या मन में अपना घर बना लेते हैं। बिल्कुल सही। रोग के दो ही मुख्य ठिकाने बताए गए हैं, शरीर और मन, जिसे सत्व भी कहा है। और शरीर और मन में ये जो असंतुलन है, ये कैसे दिखता है? यहाँ शायद दोषों की बात आती है ना? हाँ, यहीं पर आयुर्वेद की जो मशहूर 3 दोष थ्योरी है वो आती है। शरीर में 3 मूल बायोलॉजिकल एनर्जीज या सिद्धांत माने गए हैं, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ। जी, ये पंच महाभूतों से ही बने हैं और शरीर के सारे फिजिकल और काफी हद तक मेंटल काम संभालते हैं। जब तक ये तीनों दोष बैलेंस में रहते हैं, सेहत ठीक रहती है। और जब बैलेंस बिगड़ता है? हाँ, जैसे ही वो काल, बुद्धि या इंद्रियार्थ के गलत इस्तेमाल से इनमें गड़बड़ी होती है, कोई दोष बढ़ जाता है या घट जाता है, तो वो शरीर में तरह तरह के रोग पैदा करने लगते हैं। और मन के लेवल पर? मन के भी 2 दोष माने गए हैं, रज और तम। हाँ, रज का मतलब है जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी, अटैचमेंट, इच्छाएं, गुस्सा। और तम का मतलब है जड़ता, आलस, मोह, अंधेरा, अज्ञान। अच्छा। जब रज बढ़ता है तो मन बेचैन रहता है, गुस्सा आता है, चिंता होती है। जब तम बढ़ता है तो सुस्ती आती है, डिप्रेशन जैसा लगता है, कंफ्यूजन होता है। मन की जो सबसे अच्छी स्वस्थ अवस्था है वो सत्व गुण की है, जिसमें संतुलन, ज्ञान और शांति होती है। तो हमने समझा कि स्वास्थ्य क्या है, रोग क्यों और कैसे होते हैं, और उनके मूल में काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ और दोषों का इम्बैलेंस है। अब आते हैं इलाज पर, यानी चिकित्सा। आयुर्वेद चिकित्सा को कैसे देखता है? चिकित्सा की परिभाषा बहुत सीधी और प्रैक्टिकल है। या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवा समा, सा चिकित्सा विकाराणाम। इसका मतलब जिन कामों से, जिन उपायों से शरीर में बिगड़े हुए विषम, दोष, धातु और मल वापस अपनी सही सम अवस्था में आ जाएं, वही चिकित्सा है। लक्ष्य है बैलेंस को वापस लाना। ठीक है। और इस बैलेंस को वापस लाने का मूल सिद्धांत क्या है? इसका मूल सिद्धांत वही सामान्य विशेष है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। अच्छा, वही वाला। हाँ, चिकित्सा ज्यादातर विशेष यानी विपरीत गुणों के इस्तेमाल पर आधारित है। अगर शरीर में कोई दोष या गुण बढ़ गया है तो उसके उल्टे गुण वाले खाने, लाइफस्टाइल या दवा का इस्तेमाल करके उसे शांत किया जाता है। जैसे अगर शरीर में गर्मी बढ़ी है, पित्त बढ़ा है, तो ठंडी तासीर, शीत गुण वाली चीजें दी जाएंगी। समझ गया। क्या चिकित्सा के अलग अलग प्रकार भी बताए गए हैं? हाँ, मुख्य रूप से 3 तरह की चिकित्सा बताई गई है। 3 तरह की? जी। पहली है दैवीय व्यापाश्रय। इसमें मंत्र, पूजा पाठ, रत्न पहनना, उपवास रखना, ऐसे उपाय आते हैं। इन्हें आप आध्यात्मिक या मानसिक शांति के लिए किए जाने वाले उपाय कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी है युक्ति व्यापाश्रय। ये लॉजिक और प्लानिंग पर आधारित है। इसमें खाना पीना, लाइफस्टाइल, आहार विहार और दवाइयाँ, औषध द्रव्य का इस्तेमाल करके दोषों को बैलेंस किया जाता है। आयुर्वेद की ज्यादातर चिकित्सा इसी में आती है। और तीसरी है सत्वावजय। ये एक तरह की मेंटल थेरेपी है। इसमें मन को गलत चीजों से हटाकर सही ज्ञान, धैर्य और याददाश्त के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। आप इसे काउंसलिंग या साइकोथेरेपी का पुराना रूप समझ सकते हैं। युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा में आपने कहा द्रव्यों यानी औषधियों और आहार का बहुत महत्व है। इनको क्लासिफाई करने का भी कोई तरीका है? बिल्कुल। द्रव्यों को उनके असर, कर्म के आधार पर बांटा गया है। जैसे कुछ द्रव्य बढ़े हुए दोषों को शांत करते हैं, कुछ शरीर की धातुओं को खराब भी कर सकते हैं लेकिन किसी खास बीमारी में काम आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो स्वस्थ आदमी की सेहत बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे रसायन द्रव्य। और उनके सोर्स के आधार पर कहाँ से मिलते हैं? हाँ, सोर्स के आधार पर भी बांटा है। 3 मुख्य सोर्स हैं। जांगम यानी जानवरों से मिलने वाले, जैसे दूध, घी, शहद। उद्भिद यानी पेड़ पौधों से मिलने वाले, जैसे जड़ी बूटियां, फल, अनाज। और पार्थिव यानी धरती से मिलने वाले, जैसे खनिज, धातु, नमक। अच्छा। स्रोत में कुछ खास ग्रुप्स का भी जिक्र है, जैसे 4 खास तरह के स्नेह, घी, तेल, वसा, मज्जा, अलग अलग तरह के नमक और कुछ जानवरों के मूत्र और दूध जिनका दवा की तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ लिस्ट याद करना जरूरी नहीं है। जरूरी ये समझना है कि आयुर्वेद ने प्रकृति में मौजूद हर चीज के गुणों को समझने और उसे इलाज में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो इस पहले अध्याय की हमारी इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि आयुर्वेद जीवन को बहुत ही होलिस्टिक, एक बहुत गहरे नजरिए से देखता है। जी हाँ। हमने आयुर्वेद की परिभाषा समझी, उसका मकसद जाना, षट पदार्थों के जरिए उसका फिलोसॉफिकल बेस देखा, खासकर वो सामान्य विशेष सिद्धांत जो इलाज का मूल है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि रोग कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं,
बल्कि हमारे अपने जीने के तरीके, मतलब समय के साथ हमारा बर्ताव, हमारे फैसले, बुद्धि और हमारी इंद्रियों का इस्तेमाल, इंद्रियार्थ, इनके बिगड़ने का नतीजा है। हाँ। और शारीरिक दोष, वात पित्त कफ और मानसिक दोष, रजतम, इसी बिगड़े हुए बैलेंस को दिखाते हैं। और इलाज का मकसद सिर्फ लक्षण दबाना नहीं, बल्कि उस बिगड़े हुए बैलेंस को उल्टे गुणों से ठीक करके शरीर और मन को वापस सम अवस्था में लाना है। बिल्कुल सही कहा। इस पहले अध्याय का निचोड़ यही है कि लंबी और सेहतमंद जिंदगी कोई किस्मत की बात नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के नियमों, षड पदार्थ, अपने शरीर मन के काम करने के तरीके, दोष सिद्धांत और अपने कर्मों, काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ का योग की गहरी समझ और उनके हिसाब से जीने का नतीजा है। तो ये सब जानने के बाद हमारे लिए सोचने वाली बात क्या रह जाती है? आज की जो ये तेज रफ्तार जिंदगी है, टेक्नोलॉजी से भरी हुई, जहां टाइम पर हमारा कंट्रोल कम लगता है, फैसलों का बोझ बढ़ गया है और इंद्रियों को भटकाने वाली चीजें 24 घंटे मौजूद हैं। हाँ, ये तो है। ऐसे में हम चरक संहिता में जो बताया गया है, काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ का सम्यक योग, यानी वो संतुलित उपयोग, उसे अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? क्या हजारों साल पुराने ये ज्ञान आज भी हमें रास्ता दिखा सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इस बहुत ही गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए सभी सुनने वालों का भी धन्यवाद।